Okay, student. So in the last session, we had reached towards the why some firms don't strategic planning. वो क्या रीज़न है जिसकी बुनियाद पे कुछ फर्म ऐसी हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं करती, तो हमने ये पॉइंट लास्ट टाइम हम सेशन में कवर कर रहे थे। अब हम देखेंगे पिटफॉल्स। पिटफॉल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो क्या पिटफॉल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Strategic planning is an involved, intricate, and complex process that takes an organization into uncharted territory. Strategic प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पोजीशन में आती है एक ऐसी टेरिटरी के अंदर जो कि अनचार्टेड होती है। यानी आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ जाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोवाइडेड डायरेक्शन, प्रोवाइडेड रूल्स, प्रोवाइडेड पॉलिसीज, प्रोवाइडेड प्रोसीजर्स, प्रोवाइडेड स्ट्रेटजीज की बुनियाद पर इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। अगर आप का जो माइंडसेट है वो इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी के लिए तैयार नहीं है, तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है बजाय फेवरेबल होने के अनफेवरेबल होती है। नेक्स्ट उसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज। जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो एक्चुअली होती क्या है? अ पीपल प्रोसेस मोर देन अ पेपर प्रोसेस। नॉर्मली लोग समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मकसद है कि पेपर प्रोसेस के बहुत ज़्यादा पेपर वर्क किया जाए, बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में जो है प्लानिंग की जाए और यही हमारे लिए आइडियल है। जबकि रियलिटी है ये है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पेपर वर्क से ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड है कि आप किस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज पीपल ओरिएंटेड मोर देन पेपर। अ लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हर हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट के लोग कंटिन्यूसली अपनी लर्निंग करते चले जाते हैं, अपने नॉलेज को इनहेंस करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इनहेंस करते हैं और इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ड सपोर्टेड बाय नंबर्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वर्ड सपोर्टेड होते हैं जिसके अंदर हम नंबर्स की यूटिलाइज करते हैं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो क्वांटिटेटिव, हम उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स को हम क्वांटिटेटिवली मैनेज करते हैं कि हम सेल्स टारगेट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट, कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए डेवलप कर रहे हैं, इन नंबर्स के साथ साथ हमें वर्ड्स को भी जो है यूटिलाइज करना होता है। तो वर्ड जो होते हैं उनके बैकअप पे नंबर्स होते हैं ताकि क्लैरिटी हो कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक जो है परफॉर्मेंस चाहती है। उसके बाद जो है सिंपल एंड नॉन रूटीन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और नॉन रूटीन होना चाहिए। नेक्स्ट, वेयरिंग असाइनमेंट, टीम मेंबरशिप, मीटिंग फॉर्मेट एंड प्लानिंग कैलेंडर्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स होनी चाहिए, टीम्स होनी चाहिए जिनके मुख्तलिफ लोग मेंबरशिप हासिल करें, उनके दरमियान मुख्तलिफ इंटरेक्टिव सेक्शन मीटिंग की फॉर्म में होने चाहिए और उनके अंदर जो है प्लानिंग और उस प्लानिंग से रिलेटेड जो है पूरा फॉर्मेट फ्यूचर का कैलेंडर फॉर्म में तरतीब होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद चैलेंजिंग अजम्पशन अंडरलाइंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जरिए हम क्या करते हैं
चैलेंजिंग अजम्पशंस को अंडरलाइन करते हैं और फिर हम डेवलप करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को, ताकि हम इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मुकाबला कर सकें। फिर उसके बाद वेलकम्स बैड न्यूज़। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इसका हरगिज मकसद नहीं है कि आप किसी भी फेलियर, किसी भी अनसक्सेस या किसी भी बैड न्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जो अहम चीज़ होती है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने फॉलोवर्स के ज़रिए बैड न्यूज़ सुनने के लिए रेडी रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा 100% सोचा है वैसा ही हो। तो अगर आप बैड न्यूज़ सुनने के लिए एग्री नहीं है तो इसका मतलब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिक्वायर बैड न्यूज़ कहते हैं कि जो आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट इवेंट होते हैं, वो आपके लिए बैड न्यूज़ होते हैं। तो जहाँ बहुत सारे फेवरेबल इवेंट्स होंगे वहाँ अनफेवरेबल इवेंट्स भी होंगे, तो ये बैड न्यूज़ आपको कहलाती है। रिक्वायर ओपन माइंडनेस एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आपको जो है बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड वो लोग होते हैं जो जिनकी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होता है और जो है हर तरह की सर्कमस्टेंसेस और उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं और लोगों को साथ लेके चलने की सलाहियत रखते हैं। इज नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हरगिज ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि ये पीपल ओरिएंटेड एक तरीकाकार होता है जिसमें हम लोगों को साथ लेकर चलते हैं। इज नॉट अ रिटुलिस्टिक और सेटल्ड। ये बहुत ज़्यादा रिटुलिस्टिक नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा सेटल्ड नहीं होता। इसके अंदर गुंजाइश मौजूद होती है जिसकी बुनियाद पर हम लोगों को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। इट्स नॉट टू फॉर्मल, प्रिडिक्टेबल और रिगिड। ये फॉर्मल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता कि इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है। प्रिडिक्टेबल होता है, इसके बारे में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यानी आप इसके बारे में वो कॉन्शियस नहीं हो सकते। और ये बहुत ज़्यादा रिगिड भी नहीं होता, लोग आमतौर पे इसको रिगिड समझते हैं। डज नॉट कंटेन जॉर्डन एंड एक्सप्लेन लैंग्वेज। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जो प्लान करते हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो नॉर्मली जो उनकी यूज ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा फॉर्मल और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि ये 100% इसी लैंग्वेज पर डिपेंड करें, इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। इज नॉट अ फॉर्मल सिस्टम फॉर कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम फॉर्मली सिस्टम को फॉलो करें, इसमें हम बहुत सारी इनफॉर्मल टेक्निक्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डज नॉट डिसग्रेड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो है हम बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही पे निशान नहीं रखते बल्कि मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं। इज नॉट अ कंट्रोल बाय टेक्नीशियंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का मकसद ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नीशियन टाइप के लोग हों जो इसको कंट्रोल करेंगे। एक नॉर्मल जो मैनेजमेंट की हिरार्की होती है उसमें इन्वॉल्व जितने लोग हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डट नॉट परसू टू मैनी स्ट्रेटजीज एट वंस। अगर किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी को प्लान किया गया है तो वो तमाम स्ट्रेटजी सेम टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ टाइम स्पैन में डिवाइड करते हैं कि किस टाइम कौन सी स्ट्रेटजी को यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि अगर हम सेम टाइम में मुख्तलिफ स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करेंगे तो इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे फेलियर का सबब बन जाएंगे। कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन एंड गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस पॉलिसी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो एक अहम चीज़ होती है वो एथिक्स कंसिडरेशन होती है कि आप गुड एथिक्स को कंसीडर करें और इसके अंदर जो है ना ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसके अंदर एथिक्स की रिफ्लेक्शन हो। क्या जी? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टार्टेड इन द मिलिट्री सिमिलरिटी। स्ट्रेटेजिक वर्ड जो सबसे पहले हिस्ट्री में यूज होता था वो होता था रोटी मिलिट्री। के लिए
बेटा मैंने कहा गया है क्या? ये जिनके माइक ऑन है काइंडली माइक को म्यूट कर लें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, वर्ड हिस्ट्री की तरफ हम जाते हैं तो ये वर्ड जो सबसे पहले यूज होता था वो बिजनेस के बजाय वॉर्स में यूज होता था, जो मिलिट्री यूज करती थी, फोर्सेस यूज करती थी। और स्ट्रेटजी की बुनियाद पे एक ऐसी फोर्स जो अपने एनिमीज की फोर्स से छोटी होती थी और जिनके पास वेपन्स कम होते थे, तो वो ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करती थी कि कम वसाइल और कम मैन फोर्सेस के होते, सोल्जर्स के होते हुए भी वो बड़ी फौज को हराने में कामयाब हो जाते थे। तो उस दौर में बड़ी इंपॉर्टेंस थी वॉर में स्ट्रेटजीज को, क्योंकि वॉर को जीतने में वेपन्स और सोल्जर से ज़्यादा अहम चीज़ होती थी उस वक्त की स्ट्रेटजी। अगर आपके एनिमीज ने स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी डेवलप की तो एनिमी जीत जाएंगे, और अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हुई तो आप जीत जाएंगे। तो वर्ड स्ट्रेटेजी जो है हमने ड्राइव बुनियादी तौर पे जो किया है वो किया है वॉर से, जो कि मिलिट्री टर्म्स में यूज होता था। बोथ बिजनेस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट टू चेंज एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव। चाहे मिलिट्री हो या बिजनेस फर्म हो, उनका दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना, ताकि फ्यूचर में अपने कंपटीटर का मुकाबला कर सके। डिफरेंस बिजनेस स्ट्रेटेजी एजम्पशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी की जो अजम्पशन है वो है कंपटीशन, जबकि मिलिट्री स्ट्रेटेजी की जो अजम्पशन है वो है कॉन्फ्लिक्ट। तो बस ये बुनियादी तौर पे फ़र्क है कि अगर हम स्ट्रेटेजी वर्ड बिजनेस में यूज़ करेंगे तो वहाँ वॉर से मुराद होगा कंपटीशन, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस वॉर के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो इधर होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आके ये हमारा चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट का जो हमारा टाइम बचा है इसके अंदर हम अपने आज के इस इंट्रोडक्शन के सेक्शन को रिव्यू करेंगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ताकि आप लोगों को पूरा एरिया रिकॉल हो जाए। और ये लास्ट सेशन था हमारा इस इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नए टॉपिक के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो स्टार्ट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हमने देखा था डेफिनेशन कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के 3 स्टेप थे: स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। ये बहुत आपके लिए अहम है, डेफिनेशन आसान है याद करने के लिए। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कहते हैं जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं जब उन बनाई गई स्ट्रेटेजी पे अमल करवाते हैं, तो स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन कहते हैं जब हम उन स्ट्रेटेजी पे अमल कराने से लेके अमल होने के एंड तक उसको चेक करते हैं कि वो स्ट्रेटेजी हमारे डिज़ायर ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही हैं या नहीं। फिर हमने देखा था पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है। फिर हमने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है। फिर हमने देखा था स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो वो हम पहले बात कर चुके हैं: फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर देखा था विजन, मिशन, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमने देखा था इश्यूज इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, वो कौन से इश्यूज हैं जो स्ट्रेटेजी फॉर्म करते वक्त हमें फेस करने होते हैं। फिर हमने देखा था स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या है। फिर हमने देखा था स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनके ज़रिए हम अपनी स्ट्रेटेजी पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इशूज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, कि वो कौन कौन से इशूज हैं स्ट्रेटेजी के इम्प्लीमेंटेशन में। थर्ड हमारा लास्ट स्टेज आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन। इसमें हम इंटरनल रिव्यू करते हैं, एक्सटर्नल रिव्यू करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं, करेक्टिव एक्शन करते हैं। फिर हमने कहा था प्राइम टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राइम टास्क क्या है, व्हाट इज आवर बिजनेस। इंटीग्रेटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनालिसिस हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था अडॉप्टिंग टू चेंज, कि किस तरह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें एग्री करती है टूवर्ड्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज के लिए। ये बहुत अहम पॉइंट है। की टर्म्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट: कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटेजीज, विजन एंड मिशन, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, एनुअल ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज। तो ये हमारे वो की टर्म्स हैं जो बहुत अहम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, बार बार रिपीट होंगे। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज गेनिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर हमने देखा था अचीविंग सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
फिर हमने देखा था स्ट्रेटजिस्ट कौन होते हैं और वो कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं। फिर हमने देखा था विजन एंड मिशन का इंट्रोडक्शन, कि विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है। फिर हमने देखा था एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कि एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कौन कौन सी थ्रेट होती हैं। फिर हमने देखा था कि बेसिक टेनेंट टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि इंटरनल स्ट्रेंथ से क्या फ़ायदा होता है और इंटरनल वीकनेस को कैसे कम किया जा सकता है। फिर हमने देखा था इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अंदर असेसिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट, कैसे हम असेस कर सकते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को रेशूज के ज़रिए, परफॉर्मेंस मेजर्स के ज़रिए, इंडस्ट्री एवरेज के ज़रिए। फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की हमने बात की थी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की जो हमने कुछ डायरेक्शन थी वो देखी थी, कि क्या असेंशियल इंश्योरिंग ऑफ द फर्म सक्सेस। फिर हमने देखी थी स्ट्रेटजीज क्या होती है, स्ट्रेटजीज बिजनेस में जो कॉमनली यूज होती है वो क्या क्या है। फिर हमने देखा था एनुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। पॉलिसीज जिसका ताल्लुक और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से होता है। ये आपको पूरा सिलेबस है जिसके अंदर हमने बात की थी अ कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, जिसके अंदर चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर 2 यहाँ पे आपके पास मौजूद है और इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल देखा, फिर हमने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस देखी, फिर बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 4 थे। इनहेंस कम्युनिकेशन, डीपर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ग्रेटर कमिटमेंट, द रिजल्ट। फिर हमने देखा बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या है, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट इसके अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा था वाई सम फर्म डोंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या वजह है जो कुछ फर्म स्ट्रेटेजिक प्लान करने से अवॉइड करती है। फिर हमने इसके बाद देखा था पिटफॉल्स, और फिर देखा था इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज, कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे आके ये आज हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके लिए, कि जिसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए।